हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंद्रेश अम्बेड आप लोगों के बीच में टीजीटी पीजीटी कला विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं कि कोई भी एक प्रश्न होता है, उसके जो 4 विकल्प होते हैं, उनमें से कौन सा प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो जैसा कि पहला प्रश्न दिया है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। तो इस जो है प्रश्न का आइए विकल्प देखते हैं। ये रहा आपके सामने जो है विकल्प कि कला जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न दिया है, कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो इसके लिए भी 4 जो है विकल्प दिए गए हैं। ए नंबर पे है कलम, बी पे कल, सी पे दोनों और डी पे किसी से नहीं। तो कला शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो आपकी कल धातु से होती है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, कला किस भाषा का शब्द है। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत और ऑप्शन नंबर डी फारसी। तो आपको बताना है कि कला किस भाषा का शब्द है। तो कला आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि आर्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इस प्रश्न के लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। ए है फारसी, बी रोमन, सी अंग्रेजी, डी हिब्रू। तो आपको बताना है कि आर्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, अंग्रेजी, यानी ऑप्शन नंबर सी। आर्ट शब्द की उत्पत्ति जो है वो आपकी अंग्रेजी भाषा से हुई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। वेदों की जो रचना है वो किस भाषा में हुई है, ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी फारसी, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत और ऑप्शन नंबर डी रोमन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्थात संस्कृत। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कला विलास पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि कला विलास पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन दिया हुआ है पाणिनि, बी है क्षेमेंद्र, सी है भरत मुनि, डी है वात्स्यायन। आपको बताना है कला विलास पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो कला विलास पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो आपके क्षेमेंद्र हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, ये सब जो प्रश्न आज आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए और इसका जो राइट आंसर है, इन ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर है उसको भी आप जो है याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है, ये किसका कथन है। तो इस प्रश्न के लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ, बी है क्रोचे, सी है प्लेटो और डी है हीगेल। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कला सत्य की अनुकृति है, यह किसका कथन है। अगर आप लोगों ने हमारी जो ऑनलाइन लाइव क्लास चलती है अगर उसको देखा होगा या देखेंगे तो आप बड़े ही आसानी से किसी भी
दार्शनिक या जो कला इतिहासकार हैं या जो विद्वान हैं उनके द्वारा जो भी कला के विषय में बात कही गई है या परिभाषाएं दी गई हैं तो आप उसको बड़े आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से याद करके उसका सही उत्तर जो है बता सकते हैं। जैसे इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक रिवाइज करवाना चाहूँगा। राम कब भागा है, आप प्लेस चुरा दिए और फल दबा दिए। तो इसमें आपको इस ट्रिक में ये सत्य मिल जाएगा, ठीक ना। जो एक शब्द बनता है प्लेस, आप प्लेस चुरा दिए तो प्ले से प्लेटो हो जाएगा और सत्य से सत्य की अनुकृति हो जाएगी, अर्थात कला सत्य की अनुकृति है। यह किसने कहा है, तो ये बात प्लेटो जी ने कहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछ रहा है क्या कि कला कितने प्रकार की होती है। कला कितने प्रकार की होती है। तो बहुत सारे लोग जो है इस प्रश्न को ढंग से समझ सकते हैं तो इसका सही उत्तर ज़रूर दे सकते हैं। जैसे कला कितने प्रकार की होती है, तो कला देखिए 2 प्रकार की होती है। एक आपका कौन सा, ललित कला, और एक आपका उपयोगी कला, ठीक है। तो ललित कला और उपयोगी कलाएं जो कलाएं होती हैं इनके अंतर्गत कलाओं को रखा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अर्थात 2, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में पूछ रहा है कि ललित कला कितने प्रकार की होती है। तो जैसा कि हमने आपको पहले प्रश्न बताया कि कला को 2 जो है वर्गों में विभाजित किया गया है, एक ललित कला और एक उपयोगी कला। तो ललित कला पूछ रहा है कि ललित कला कितने प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, ऑप्शन दिया है 6, 8, 9 और 5। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, 5। ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, ठीक ना, काव्य कला, संगीत कला और स्थापत्य कला। इन 5 कलाओं को ललित कलाओं के अंतर्गत रखा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हीगेल ने किस कला को श्रेष्ठ माना है। तो हीगेल ने किस कला को श्रेष्ठ माना है, वही जो ललित कलाएं हैं उन्हीं की बात हो रही है कि उनमें से हीगेल ने किस कला को श्रेष्ठ माना है। तो ऑप्शन दिया है देखिए आपका, काव्य कला, मूर्ति कला, दंत कला, काष्ठ कला। हीगेल ने इन ऑप्शन के अनुसार और वैसे भी उन्होंने काव्य कला को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, श्रेष्ठ यानी उच्च श्रेणी में रखा है। और हीगेल ने जो है श्रेष्ठ में काव्य को रखा है और निम्न में जो है स्थापत्य कला को रखा है, स्थापत्य कला या वास्तुकला, ठीक है। तो आइए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह जो है किसका कथन है। प्रश्न आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 11, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन पूछ रहा है। तो जैसा मैंने अभी आपको परिभाषा बताया, ठीक ना, परिभाषा के लिए एक ट्रिक बताया था कि राम कब भागा है, राम कब भागा है और फल दबा दिया, सॉरी, राम कब भागा है, आप प्लेस चुरा दिए और फल दबा दिया। तो इस जो है ट्रिक के माध्यम से आप इसको सही से समझ सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, शैले, रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो मैंने परिभाषा में के लिए ट्रिक बताया राम, तो र से रविन्द्रनाथ और म से मनुष्य। तो इस हिसाब से आप देख लेंगे बड़े आसानी से कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह किसका कथन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया है 12, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया है, किसने किया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया है तो किसने किया है। तो यही आपको बताना है। तो जो ऑप्शन ये 4 दिए हैं ए बी सी डी, तो ए में देखिए दिया है अरस्तु, बी में दिया है हीगेल, सी में दिया है
बाउमागार्टेन और डी में दिया है क्रोचे। तो एस्थेटिक शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो किसने किया है, तो वो ऑप्शन नंबर सी में दिया है बाउमागार्टेन। तो बाउमागार्टेन जी ने एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, संगीत कला किस कला के अंतर्गत आती है। तो एक मिनट, जी हाँ, उस प्रश्न नंबर 13 का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे है, उपयोगी कला, ललित कला, दोनों और कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उपयोगी कला, ऑप्शन नंबर बी ललित कला और ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया है दोनों, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको आपका जो प्रश्न था एक्चुअली वो थोड़ा पेज से में इधर उधर हो गया है। तो प्रश्न जो आपका था, क्या संगीत कला किस कला के अंतर्गत आता है। तो संगीत कला जो है आपका ललित कला के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, काव्य कला, संगीत कला। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो ललित कला है वो संगीत कला है वो किसके अंतर्गत आती है। तो वो आपके ललित कला के अंतर्गत आती है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर जो 14 दिया है कि हीगेल ने किस कला को निम्न श्रेणी में रखा है। हीगेल ने किस कला को निम्न श्रेणी में रखा है। तो अभी एक जो पहले प्रश्न हम लोगों ने देखा था उसमें दिया था कि हीगेल ने किस कला को उच्च श्रेणी में रखा है, अर्थात सबसे ऊपर श्रेष्ठ श्रेणी में रखा है। तो वहाँ पे क्या था, काव्य कला था। और यहाँ पूछ क्या रहा है प्रश्न में आपसे कि हीगेल ने किस कला को निम्न श्रेणी में रखा है। यहाँ देखिए लिखा है निम्न श्रेणी। तो हीगेल ने जो है जिस कला को निम्न श्रेणी में रखा है तो उसको क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। ठीक है, आइए इसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कला का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किया था। आपसे पूछ रहा है कला का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किया था, अर्थात किसने किया था। तो देखिए जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक नाम आता है भरत मुनि, फिर दूसरे नंबर पे बी ऑप्शन में दिया है अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो कला शब्द का जो सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग किए थे वो कौन किए थे, भरत मुनि, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 16 को देखिए, एस्थेटिक को वस्तुबोध का विज्ञान कहा है। एस्थेटिक को वस्तुबोध का विज्ञान जो है किसने कहा है। तो एस्थेटिक शब्द आते ही आप लोग समझ जाते होंगे, या समझ जाते नहीं हैं तो समझ जाइए कि इसका संबंध किससे है। तो एस्थेटिक जो शब्द है, वस्तु के लिए इसको प्रयोग किया गया है, बोध किया गया है। तो बोध का विज्ञान कहा गया है, यानी वस्तु बोध का विज्ञान कहा गया है किसको, एस्थेटिक को। ये किसने कहा है, यही बात आपसे पूछ रहा है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए, एस्थेटिक को वस्तु बोध का विज्ञान कहा है, अर्थात किसने कहा है, यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है क्रोचे, अरस्तु, बाउमागार्टेन, हीगेल। तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बाउमागार्टेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए कि आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में किया गया है। तो आर्ट शब्द का जो प्रयोग है वो आपका किस शताब्दी में किया गया है, ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी। तो आर्ट शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो आपका 13वीं शताब्दी में किया गया था, अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18 आपको दे रहा है क्या, कि जर्मन भाषा में कला को कहा जाता है। जर्मन भाषा में कला को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आर्ट, ऑप्शन नंबर बी आलेख्य, ऑप्शन नंबर सी शिल्प और ऑप्शन नंबर जो डी दिया है कुंस्त। तो जर्मन में कला को
कुंस्त के नाम से जाना जाता है, अर्थात कुंस्त कहा जाता है। तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय चित्रकला की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है कि भारतीय चित्रकला की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है। तो देखिए ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर है पोथी चित्रण, बी है इमिनेचर, और सी है ताड़पत्र, और डी है शिलाचित्र। तो आपको बताना है इसमें कि भारतीय चित्रकला की जो उत्पत्ति होती है वो किससे हुई है, हाँ, कहाँ से हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, शिलाचित्र। ठीक ना, शिलाचित्र। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय चित्रकला को विभक्त किया गया है। भारतीय चित्रकला को विभक्त किया गया है, जिसके लिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 64, ऑप्शन नंबर बी 5, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 9, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 4। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो आपको बताना है कि भारतीय चित्रकला को विभक्त किया गया है कितने प्रकारों में, या कितने वर्गों में, या कितने भागों में। तो यही आपको क्या है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात 4 प्रकार के जो भारतीय चित्रकलाएं हैं जिनको 4 प्रकार में विभक्त किया गया है। ठीक ना, तो अभी किसी प्रश्न में आगे मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि भित्ति चित्रण का माध्यम है। भित्ति चित्रण का माध्यम क्या होता है, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया है ताम्रपत्र, इसके बाद वसली, फिर इसके बाद दिया है सियालकोट, और डी ऑप्शन दिया है क्या, दीवार। अर्थात ए बी सी डी जो ऑप्शन दिया है इसी में से आपको चूज करना है। आपको बताना है कि भित्ति चित्रण का माध्यम क्या है, ताम्रपत्र है, या वसली है, या सियालकोट है, या दीवार है। तो भित्ति मतलब दीवार होता है। ठीक ना, भित्ति मतलब दीवार होता है। तो जो भित्ति चित्रण होगा वो कहाँ होगा, दीवार पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, कि चित्रपट चित्र बने होते हैं किस पे। जो चित्रपट चित्र बनते हैं वो किस पे बनते हैं। तो ऑप्शन दिया है ऑयल सीट, या कैनवास, या कपड़े व चमड़े, या दीवार पे। तो जो चित्रपट चित्र बनाए जाते हैं वो आपके कपड़े व चमड़े पर बनाए जाते हैं। तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था। ठीक ना, आपको बताना है कि लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दिया है गुफाओं में, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपके सामने दरबारों में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है मंदिरों में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। तो लाफिर ने बताया है कि भारतीय चित्रकला का जो जन्म हुआ था वो दरबारों में हुआ था, अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय ग्रंथों में मानव जीवन के कितने प्रयोजन बताए गए हैं। भारतीय ग्रंथों में मानव जीवन के कितने प्रयोजन बताए गए हैं। तो जो लोग देखिए पहले से पढ़ चुके हैं वो तो इस प्रश्न को तुरंत समझ जाते होंगे, और जो नए परीक्षार्थी होंगे उनके लिए ये प्रश्न नया होगा। लेकिन मैं आपसे एक बात का दावा करना चाहता हूँ कि आज आपके बीच में जो भी प्रश्न प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि विगत परीक्षाओं में से किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे ईएलटी का हो, चाहे केबीएस का परीक्षा हो, चाहे डीएसएसबी का हो, चाहे एनबीएस का हो, चाहे आपका नेट और जेआरएफ का परीक्षा हो। तो इसलिए इन सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से आप देखिए, जो कि आपके आने वाले परीक्षा में इन्हीं में से कोई न कोई प्रश्न आपको ज़रूर पूछा जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए कि भारतीय ग्रंथों में मानव जीवन के कितने प्रयोजन बताए गए हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 6, ऑप्शन नंबर बी दिया है 5, ऑप्शन नंबर सी दिया है 7 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय ग्रंथों में मानव जीवन के कितने प्रयोजन बताए गए हैं, तो वो कितने हैं? 4 प्रकार के बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 जो है प्रयोजन हैं मानव जीवन के, जिनका उल्लेख जो है भारतीय ग्रंथों में मिलता है, किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है 24 हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। तो प्रश्न क्या दिया है कि भारतीय चित्रकला की विशेषताएं हैं, क्या हैं? सत्यम, शिवम, सुंदरम या देसी स्वरूप की कल्पना या उत्कर्ष या आदर्शवादिता। तो क्वेश्चन नंबर 25 का प्रश्न आपके सामने है और उसके ऑप्शन भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो पूछा जा रहा है क्या कि भारतीय चित्रकला की विशेषताएं हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात आदर्शवादिता। थोड़ा मेरा गला खराब है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत आवाज़ में दिक्कत हो रही है। तो फिर भी आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा, और मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कम से कम जो मैं बोल पाऊँ, मेरी बातें आप समझ सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कला की भाषा होती है। आपसे पूछ रहा है कि कला की भाषा होती है, क्या होती है? आपको यही बताना है कि कला की भाषा होती है तो क्या होती है। तो देखिए इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए शब्द, ऑप्शन नंबर बी प्रतीक, ऑप्शन नंबर सी प्रेरणा और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ठीक ना, कोई नहीं। तो इसमें से आपको बताना है कि कला की भाषा होती है, क्या होती है। तो कला की भाषा जो होती है वो प्रतीक कहलाती है, अर्थात प्रतीक होती है, जिसका राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा। सड़ंग का संबंध किस कला से है? क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है आपसे कि सड़ंग का संबंध किस कला से है। ऑप्शन दिया है संगीत कला, मूर्तिकला, वास्तुकला या चित्रकला। तो सड़ंग का जो संबंध है वो किससे है? चित्रकला से है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सड़ंग से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि सड़ंग सिद्धांत किसने दिया है, सड़ंग ग्रंथ किसने लिखा है, सड़ंग का संबंध किससे है। तो सड़ंग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सड़ंग का सिद्धांत किस ग्रंथ से है? सड़ंग का सिद्धांत किस ग्रंथ से है? तो आपके ऑप्शन हैं कामसूत्र, नाट्यशास्त्र, रत्नशिल्प या चित्रकला। तो जो सड़ंग का सिद्धांत है वो किस ग्रंथ से है? तो वो आपका कामसूत्र से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सड़ंग का पहला अंग कौन सा है? आपसे पूछ रहा है कि सड़ंग का पहला अंग कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन दिया है वर्णिका भंग, रूप भेद, हाँ, फिर सी में दिया है लावण्य और डी में दिया है भाव। आपको बताना है कि जो सड़ंग का पहला अंग है वो कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सड़ंग के कुल 6 जो है भेद होते हैं। रूप भेद, प्रमाणानि, भाव लावण्य, योजनम, सादृश्य, वर्णिका भंग, इति चित्र सड़ंगकम। तो सड़ंग का जो पहला अंग है वही आपसे पूछ रहा है। तो चूंकि ऑप्शन दिया है वर्णिका भंग, रूप भेद, लावण्य और भाव, इसमें से जो आप